हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 का टेस्ट नंबर 1। जैसा कि आपको मैंने कल बोला था कि अब रूटीन में हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करेंगे पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 2 की। तो पेपर नंबर 1 का जो टेस्ट था, फर्स्ट जो टेस्ट था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पेपर नंबर 2 का जो टेस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिए थे फर्स्ट टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने 10 के 10 यूनिट्स को जो है वो इनकॉर्पोरेट किया था। हर एक यूनिट से मैंने आपको 5-5 क्वेश्चन दिए थे, 5 अकाउंट्स के, 5 आईबी के, 5 बैंकिंग के, 5 मार्केटिंग, 5 टैक्सेशन के, 5 लीगल एस्पेक्ट के। इस तरह जितने भी आपके 10 जो यूनिट्स हैं उन 10 यूनिट से हमने 5-5 क्वेश्चन जो है वो क्या किया था, इसके अंदर लेके चले थे। ओके, हाँ जी। तो आज की क्लास के अंदर हम वही जो हमारे 50 क्वेश्चन जो है वो उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके टेस्ट के अंदर आ रहा था वो था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म। अगर बात करूंगा कैपिटलिज्म, तो कैपिटलिज्म क्या होता है? सर, कैपिटलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सारे के सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है या प्राइवेट लोगों का? सर, प्राइवेट लोगों का। तो ये आपको 4 वो दिए थे, इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैपिटलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं था? तो इसका आंसर जो बनता था वो था बी, जिसके अंदर बी क्या बोलता है, कंट्री का मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ईदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम होता है उसको बोलता है सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। तो ये कैपिटलिज्म का पार्ट नहीं है। तो कैपिटलिज्म के अंदर जो है बेसिकली क्या है कि कंट्री का जो मेजर मींस ऑफ प्रोडक्शन है आर ईदर ओन्ड बाय गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। तो ये जो है ये एक्चुअल में जो आपकी डेफिनेशन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है? सोशलिज्म का, नोट ऑफ द कैपिटलिज्म। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या? बी। चलो जी आगे बोलता है विच मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना था इन दोनों को। तो बोलता है सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है इसको आपको मैच करना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल और डेमोग्राफिक। तो इधर से हम शुरू करेंगे। देखिएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली आता है क्या, जैसे आपका ये ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाया गया तो वो सब पार्ट है किसका? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल और गवर्नमेंट ये पार्ट है किसका? आपका जुडिशरी पावर का। सोशियो कल्चरल के अंदर है आपका एथिक्स हो गया। और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का पार्ट है क्या? इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की बात होती है कहां पे? डेमोग्राफिक। तो आंसर जो बनता है इसका वो क्या बना? ए। चलो जी आगे नेक्स्ट। इनको जो भी आपको जो है वो क्या करना था? मैच करना था। ये आपको दे रखा था बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ये आपका कैपिटल अकाउंट। तो इनको आपस में जो है वो क्या करना था? मैच करना था। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं ये इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड द यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखो, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे? छोटी टर्म को कभी मत पढ़ो, पहले बड़ी टर्म पढ़ो, क्योंकि बड़ी टर्म को पढ़ के फिर आप छोटी टर्म से सॉर्टिंग कर सकते हो। ठीक है ना? तो सबसे पहले बोलता है इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। ये किसका पार्ट है? ये होता है आपका करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के अंदर हम यही तो लेके चलते हैं जिसके अंदर क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज और जो यूनिलेटरल नेचर की पेमेंट्स होती है। तो ये बन गया जी आपका करंट अकाउंट का। ओके, उसके बाद था ट्रांजैक्शन लीडिंग टू चेंज इन द फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी। ये क्या होता है बेसिकली? तो अगर इसकी बात करेंगे ये होता है आपका कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट से आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल जो एसेट्स लायबिलिटी है आपकी कंट्री की वो क्या होती है? अफेक्ट होती है। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्री रेजिडेंट एंड द नॉन रेजिडेंट, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ए कंट्री, तो है ये किसका पार्ट है? बैलेंस ऑफ, ये आपका, ये मैंने वो लगा दिया ना, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का, सॉरी, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है। और ये जो है, एक मिनट रुकिएगा, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट है और ये बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट का ये पार्ट है आपका। ठीक है ना? तो ये बन गया आपका 4132। फर्स्ट का हो गया आपका क्या? 4, एक मिनट रुको, ये फर्स्ट का तो आपका 4 हो गया। उसके बाद सेकंड का आपका थर्ड, हाँ सेकंड का वो ये सही है, और थर्ड का जो है वो सेकंड, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुको। फर्स्ट का बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब तो ये हो गया वैल्यू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है। फिर आपका करंट अकाउंट के अंदर ये सब आता है। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बेसिकली क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में ट्रांजैक्शन है वो सब इसका पार्ट है। और कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है। ठीक है। तो आंसर बनेगा क्या? 4132। चलो जी आगे। मैच द फॉलोइंग का एक और क्वेश्चन आया जिसके अंदर ये आपको टाइप ऑफ आपको एफडीआई दे रखा है और आपको मैच करना है। सबसे पहले बोलता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या बोलता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसी एम एंड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट नॉन मैन्युफैक्चर बाय द फर्म इन द होम कंट्री। ऐसा कोई सामान बना रहे जो हम पहले वहां पे नहीं बनाते थे, तो ये किसका पार्ट है? कॉन्ग्लोमरेट का। किसका? कॉन्ग्लोमरेट। मतलब जो सामान मैं पहले अपने होम कंट्री में नहीं बनाता था आप फॉरेन में जाके बनाऊंगा तो कॉन्ग्लोमरेट हो गया। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट ऑफ द फर्म डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बेचने के लिए। तो वो क्या होता है? वर्टिकल। वर्टिकल में क्या? फॉरवर्ड। क्या?
फॉरवर्ड वर्टिकल। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट प्रोवाइड द इनपुट देने के लिए, तो वो क्या, बैकवर्ड वर्टिकल। और फॉरेन फर्म, अगर बाहर की फर्म अपने इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो एफडीआई आई है या गई है, आई है, तो इसको बोलते हैं क्या, इनवर्ड एफडीआई। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 4 2 1। चलो जी आगे नेक्स्ट बोलता है कंपनी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया वाला, इसको ध्यान दीजिएगा। कंपनी विद लो कैश रिजर्व, एक ऐसी कंपनी जिसके पास में कैश जो है वो क्या है, कम है, वो नॉर्मल प्रेफर करती है किसको, लाइसेंसिंग मोड को। वो जो है एफडीआई नहीं कर सकती है, क्योंकि एफडीआई करने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा चाहिए बाहर की कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर उतना पैसा आपके पास में नहीं होता तो जनरली आप जो है वो प्रेफर करते हैं किसको, कंपनी विद लो कैश रिजर्व जो है वो प्रेफर करती है किसको, लाइसेंसिंग। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोलता है कैश रिच फर्म, जिन कंपनी के पास में अच्छा पैसा बढ़ाता है वो जनरली प्रेफर करती है किसको, एफडीआई को। बिल्कुल सही बात है। जिससे पैसा बढ़ाता है तो वो कंपनी, वो जो है हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा तो बढ़ा ही है तो क्यों ना बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर दी जाए। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी, आपकी करेक्ट है। और यहां पे ना वर्ड के लिए नॉर्मली, अगर यहां होता ना कि हमेशा, ठीक है, अगर ये बोलता कि कैश इज फ्रॉम ऑलवेज, अगर ऑलवेज होता तो फिर ये जो है सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती। अभी क्या बोला, कैश इज फ्रॉम नॉर्मली, नॉर्मली मतलब आमतौर पर वो ये करती हैं। हाँ जी, आमतौर पर ये करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा ऐसा करती हैं, तो हमेशा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। चलो आगे। इन द बिगिनिंग आपको बता रखा है बैलेंस रॉ मटेरियल जो है वो कितना था, 5000 रुपए था। एंडिंग में कितना था, 3500 था। मटेरियल जो है आपने इस साल जो है वो परचेज किया कितना, 1500 रुपए। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ द मटेरियल ट्रांसफर टू द वर्किंग प्रोग्रेस, कितना आपने वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर जो है वो क्या किया, ट्रांसफर किया। देखो शुरुआत में आपके पास 5000 का पड़ा था और 60000 का आपने परचेज किया और आखिर में कितना पड़ा, 3500। इसका मतलब आपने कितना खर्च कर दिया, कितना आपने कंज्यूम कर लिया। तो आप ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया और बल्कि इसमें से भी 1500 का आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तभी तो ये पड़ा है कितना, 3500। तो 61,500 जो रुपए का जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपने वर्किंग प्रोग्रेस में क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 61,500। चलो जी आगे। बोलता है एक ऐसी टेक्निक विच एक्यूमुलेट, एक ऐसी टेक्निक जो एक्यूमुलेट करती है एंड ट्रैक करती है कॉस्ट ऑफ द बिजनेस फंक्शन इन वैल्यू चेन। किसको, कोस्ट को एक्यूमुलेट करती है, इकट्ठा करती है। वैल्यू चेन एट्रीब्यूट टू ईच मार्केट ऑफरिंग फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के फाइनल कस्टमर सपोर्ट तक। तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो जब आप किसी एसेट को क्या करते हो, परचेस करते हो, परचेस से लेकर आखिरी तक डिस्पोज करने तक का जितना भी खर्चा वो सब आप कंसीडर करते हो किसके अंदर, आपके लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में। आगे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द, एक होता है स्टैटिक बजट और एक होता है कौन सा, फ्लेक्सिबल बजट। देखो स्टैटिक तो जैसे बता देगा, जैसे 2000 यूनिट का बता दिया, ठीक है, और एक होता है फ्लेक्सिबल जिसमें ऐसा बोला 50% पे भी काम हो रहा है, मान लो 50% पे 2000 यूनिट बन रही है। अगर कल को आप जो है वो 75% पे काम करोगे तो 75% पे कितनी बनेगी, 3000। अगर कल को आप जो है वो 100% पे काम करोगे तो वहां पे बनेंगे कितनी, 4000। तो फ्लेक्सिबल बजट और जो आपका फिक्स बजट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बोलते हैं जो स्टैटिक बजट होता है, स्टैटिक कौन सा, जो आपका फिक्स रहेगा, जहां इज बेस्ड ऑन द वन स्पेसिफिक लेवल, ये एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है प्रोडक्शन। एंड ए फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी प्रोडक्शन लेवल विद इन ए रेलिवेंट रेंज। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे फिर मैच द फॉलोइंग का आया। अब बोलता है आपको दे रखा है, ये ऑडिट का क्वेश्चन मैंने डाला इसके अंदर। तो बोलता है कट ऑफ पॉइंट, क्लासिफिकेशन, अकरेंस और एग्जिस्टेंस, ये चार आपको जो है वो पॉइंट दे रखे, इनसे आपको जो है मैच करना है। सबसे पहले एसेट एंड लायबिलिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो वो ये डी का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, 1। फिर ट्रांजैक्शन एंड द इवेंट हैव बीन रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर अकाउंट, कि ट्रांजैक्शंस और जो इवेंट है उसको प्रॉपरली अकाउंट में रिकॉर्ड किया गया, तो ये होता आपका क्या, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर की गई है नहीं की गई है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैव बीन रिकॉर्ड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो वहां पे हम लोग करते हैं क्या, कट ऑफ प्रोसीजर लगाते हैं, जिसके अंदर हम चेक करते हैं कि क्या हमने जो ट्रांजैक्शन जो करी थी उसकी रिकॉर्डिंग हमने प्रॉपर जो है वो टाइम के अंदर की है या नहीं की है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कट ऑफ प्रोसीजर का 3rd। ऑफ ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दैट हैव बीन रिकॉर्डेड अकर्ड एंड पर्टेन टू द एंटिटी, ठीक है, तो ये आएगा क्या आपका अकरेंस, कि क्या वो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर्ड हुई है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए ये है कॉन्सेप्ट क्या, अकरेंस का। तो आंसर जो आएगा वो क्या, 3 2 4 1। आगे अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलता है सेफ्टी ऑडिट इज ए रिस्क मैनेजमेंट। सेफ्टी ऑडिट जो है रिस्क मैनेजमेंट का टूल है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम ये चेक करते हैं ना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे कोई मतलब नुकसान या फिर कहीं पे कोई भी मान लीजिए दुर्घटना होने के चांसेस तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, सेफ्टी ऑडिट करवा लेते हैं। फिर बोलता है मैनेजमेंट ऑडिट पार्ट है ट्रेडिशनल ऑडिटिंग का। बिल्कुल गलत। मैनेजमेंट ऑडिट तो अब रिसेंट में कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट की पॉलिसीज को हम रिव्यू करते हैं, ठीक है, तो ये जो है वो ट्रेडिशनल ऑडिटिंग का पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। चलो जी आगे।
कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, कार्डिनल, और बोलता है कि ये किन कॉम्बिनेशन ऑफ द अजम्पशंस के ऊपर बेस है। मतलब आपको बताना है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है वो किस अजम्पशन पे बेस है। सबसे पहला, यूटिलिटी मेजरेबल होती है इन द कार्डिनल नंबर, बिल्कुल सही बात है सर, उसको नापा जा सकता है। कांस्टेंट कंसिस्टेंसी, अगला क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, बिल्कुल सही बात है सर, जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। यूटिलिटी ऑफ द डिफरेंट गुड्स आर इंटरडिपेंडेंट, क्यों यूटिलिटी जो है अलग अलग गुड्स की जो है वो क्या होती है, अगर आप आपकी इंटरडिपेंडेंट होती है, ऐसा नहीं, यहां अजम्पशन क्या लेते हैं कि हर गुड से मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना, वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होती। और गोसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, हाँ जी ये होता है, बिल्कुल होता है। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, हर एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी जो है वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो इसके अंदर जो आपका सही बनता है वो है क्या, 1, 2 और 4। आगे, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएशन इन द प्राइस एंड द वेरिएशन इन द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि प्राइस के बढ़ने पर जो है वो डिमांड क्या होती है, कम, और प्राइस के कम होने पर डिमांड जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो किस वजह से होता है, प्राइस इफेक्ट की वजह से होता है, गोसन लॉ ऑफ कंजम्पशन की वजह से, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इसकी वजह से भी होता है, एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से भी होता है, बट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ बायर का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे बोलता है ये अभी मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराए थे, वहां पे मैंने डिस्कस भी किया था, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ एमआर और एआर। अगर आपको जो है वो ईडी कंप्यूट करनी है इनके तो एमआर और एआर, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला एआर अपॉन में एआर माइनस में एमआर, बिल्कुल सही है। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये प्रोडक्ट होता है किसका, स्लोप ऑफ द डिमांड फंक्शन, बोल तो डेल्टा क्यू डी अपॉन डेल्टा पी इंटू द रेशियो ऑफ बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी इंटू में पी अपॉन में क्यू, पी अपॉन में क्यू। तो ये इसका ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही बात, दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट। चलो जी आगे, फिर बोलता था अगला क्वेश्चन क्या था, ए मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड टू चेंज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स जो किसका पार्ट होता है, रिलेटेड गुड्स लाइक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया या फिर आपका जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इनकी अगर प्राइस इलास्टिसिटी नापते हैं, मतलब एक कमोडिटी में एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने या कम होने पर दूसरी कमोडिटी जो होती है उसके डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो सब पार्ट है किसका, आपके क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, ए। आगे, मैच द फॉलोइंग का जो है वो आया, ये 15 क्वेश्चन बोलता है कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, और एक है कौन सा, एक्सपेंशन। अब ये बताओ, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है किसके कारण, प्राइस के कारण, और जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो होता है किसके कारण, अदर फैक्टर के कारण। तो यहां पे जो आपका बनता है क्या, बोलता है कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड। अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन डिमांड तो ये है आपका क्या, प्राइस चेंज, ओके। इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड किसी वजह से होता है, डिमांड का रिमेन सेम। डिक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड में आपका जो, एक मिनट, डिक्रीज इन डिमांड और फिर आपका इंक्रीज, डिक्रीज इन डिमांड आपका नॉन प्राइस के कारण भी होता है, और उसके बाद है आपका, एक मिनट रुकिएगा, डिक्रीज इन डिमांड का बन जाएगा ये आपका नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट, और इंक्रीज इन डिमांड जो है वो भी आपका ये बने, इसका बनेगा शिफ्टिंग द डिमांड कर, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज में आपका जो डिमांड कर शिफ्ट होता है, ये ऐसा होता है ना, मान लो ये पहले अर्लियर डिमांड कर था और अब ये क्या हो जाएगा, नया डिमांड कर हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, डिमांड कर रिमेन्स द सेम। एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो डिमांड कर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस आप जो है वो पॉइंट जो है वो क्या होते रहेंगे, अलग होते रहेंगे। तो ये ध्यान रखना कि इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर बेसिकली जो है वो क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर डिमांड कर आपका शिफ्ट करता है। इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड ये होते हैं आपके किसके कारण, अदर फैक्टर के कारण, वहां पे प्राइस आपका सेम रहेगा और इसके अंदर डिमांड कर जो है वो क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का, तो वहां पे आपका डिमांड कर जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और बस वहां पे आप किसी डिमांड कर पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाओगे। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो किस वजह से होता है, तो एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन और डिमांड जो है ये होता है किसके कारण, आपके प्राइस चेंज के कारण, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद व्हेन ए लीज ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल द रिस्क, जब एक पर्सन जो है वो ट्रांसफर कर देगा लीज के अंदर सभी का सभी रिस्क और रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप टू द लेसी को, तो इसको क्या बोलते हैं, ये दो तरह की लीज होती है, एक होता है आपका ऑपरेटिंग लीज, एक होता है आपका फाइनेंशियल लीज। तो ये किसका पार्ट है, फाइनेंशियल लीज का। फाइनेंशियल लीज के अंदर जो है वो एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क होता है वो भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, फाइनेंशियल लीज। आगे नेक्स्ट बोलता है सिक्योरिटाइजेशन इज द कन्वर्जन। सिक्योरिटाइजेशन जो है वो क्या है, इट इज ए कन्वर्जन है किसका, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कैश फ्लो का इनटू द ट्रेडेबल सिक्योरिटी। सिक्योरिटाइजेशन के अंदर जो है वो आप क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। हाँ जी बिल्कुल कन्वर्ट करते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कैश इनफ्लोस को इनटू द ट्रेडेबल सिक्योरिटी में। हाँ जी बिल्कुल करते हैं। दूसरा, सिक्योरिटाइजेशन शो करता है द ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बात करते हो सर, सिक्योरिटाइजेशन शो थोड़ी करता है, वो तो बैलेंस शीट शो करती है। जो ट्रू पिक्चर है फाइनेंशियल पोजीशन की वो कौन शो करती है, बैलेंस शीट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओनली ए। आगे
फिर अगला बोलता है क्या, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द लेसर एंड द लेसी फॉर द राइट टू यूज द एसेट ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड इन रिटर्न फॉर ए म्यूचुअली एग्रीड पीरियोडिक पेमेंट। बिल्कुल सही बात है सर, ये एकदम सही है, क्योंकि लीज के अंदर ये तो होता है ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है लेसर और लेसी के बीच में, जिसके अंदर लेसर जो है वो क्या बोलता है कि मैं अपनी एसेट आपको दे दूंगा, बदले में आप मुझे क्या पे करना, लीज एंड पे करना। एकदम करेक्ट है। फिर बोलता है लेसी डज नॉट हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही बात है, लेसी को सारा पैसा जो है वो हाथों हाथ पे नहीं करना होता, उसको वो क्या करेगा, आराम आराम से लीज रेंट का पेमेंट करेगा। दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। असर्शन और रीजनिंग दोनों क्या है, करेक्ट है, लेकिन रीजनिंग का असर्शन से कोई खास लेना देना नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे, अब इसको मैच करना था। लॉन्ग टर्म फैक्टरिंग जो है वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, डिबेंचर होता है क्या, लॉन्ग टर्म के लिए, और जो लीज फाइनेंसिंग है वो मीडियम टर्म के लिए। आगे अब ये बताना था आपको, इसके ऑप्शन जो है वो ये बनेंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। लिक्विडिटी रिस्क कौन सा होता है, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो इनेबल हो जाए आपका डेट का पेमेंट करने में, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है कि मतलब अगर मान लो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन हो, इसका बोले तो ईबीआईटी में जो कोई फ्लक्चुएशन होती है तो उसकी वजह से होता है क्या, बिजनेस रिस्क। फिर है फाइनेंशियल रिस्क का मतलब वो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर की वजह से, और इन्फ्लेशन रिस्क होता है आपका परचेजिंग पावर की वजह से, मतलब जो इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है, तो परचेजिंग पावर की वजह, उसके इन्फ्लेशन के बढ़ने या कम होने का परचेजिंग पावर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है हमारी, ठीक है ना, तो वो होता है कौन सा, इन्फ्लेशन वाला। चलो जी आगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, हम जो है वो स्टैटिक्स करते हैं, स्टैट्स के अंदर हम लोग बहुत सारी जो है वो मेथड्स को फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे अपना जो मेन मोटिव है वो क्या, टू गेट, हम क्या पाना चाहते हैं वहां पे, हम वहां पे पाना चाहते हैं सेंट्रल वैल्यू, जिसके बेस पर हम लोग सारी डिसीजन मेकिंग करते हैं। टू गेट द सेंट्रल वैल्यू जो डिस्क्राइब करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर डेटा। ये देखो, ये पूरा आपका एंटायर डेटा है, तो हम लोग जो है वो मीन, मीडियन, मोड, वटएवर कुछ भी लगाते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल वैल्यू जो है वो पाना चाहते हैं। वो सेंट्रल वैल्यू वो होगी जो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को जो है वो क्या करेगी, डिनोट करेगी, या पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इंडिकेट करेगी। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या, सेंट्रल वैल्यू। बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज होकर उसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू। भाई ये जो आपका मीन, मीडियन, मोड, इनको जनरली हम एवरेज के नाम पे हम जो है वो देखते हैं, बट एक्चुअल के अंदर जो वैल्यू आप खोजना चाह रहे हो, दैट इज द सेंट्रल वैल्यू, जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो है वो क्या कर रही है, डिनोट करिए, डिस्कस करेगी, ठीक है, या उसमें उस सेंट्रल वैल्यू में पूरी पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। आगे बोलता है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर, इन द क्वेश्चन क्या है, बोलता है इन द रिग्रेशन एनालिसिस द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वैल्यू जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का आर रैंडम। हाँ जी बिल्कुल होता है, बट द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होता है, फिक्स क्वांटिटी विदाउट एरर एंड आर चूजन बाय द एनालिस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर हम लोग जो है वो निकालते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल सही बात है सर, ये सही है। फिर बोलता है रिग्रेशन, देखो क्या पहले क्या बोला कि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होता है, रैंडमली आप इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या होता है, फिक्स होता है, जिसके बेस पर प्रेडिक्शन करनी होती है वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिर बोलता है रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड वैल्यू ऑफ द रिग्रेस वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल निकालते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द रिग्रेस्ड वेरिएबल, बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डेफिनेशन रिग्रेशन का, ये रिग्रेशन का क्या बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है, क्योंकि रिग्रेशन के अंदर हम लोग यही करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। बट ऊपर बोले कि रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर वैल्यू जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो रैंडम है। बात दोनों की दोनों सही है, बट नीचे वाली बात जो है वो ऊपर वाली को कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका आंसर जो बनेगा वो क्या कि दोनों है तो सही, लेकिन असर्शन जो है उसका करेक्ट एक्सप्रेशन रीजनिंग नहीं प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि रीजनिंग में तो आपको डेफिनेशन दिया रिग्रेशन का, जबकि असर्शन में बोल रहे हैं कि जो रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसको हम क्या करते हैं, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो ये बात सही है, बट ये करेक्टली जो है वो रीजनिंग जो है वो करेक्टली इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है द प्रोबेबल एरर जो है वो क्या होती है, प्रोबेबल एरर जो है ऑफ द कोफिशिएंट वो क्या होता है, वो होता है 2/3 किसका, स्टैंडर्ड एरर का, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला होता है 1 - r² अपॉन में √n, तो इसका 2/3, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। चलो जी आगे, देयर इज ए वेरी हाई इनवर्स रिलेशन। इनवर्स की बात करें, इनवर्स देखो दो तरह का रिलेशन है, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। नेगेटिव को बोलते हैं हम लोग क्या, इनवर्स। तो ये बोलते हैं हाई इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द मेजर ऑफ द ओवरवेट एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ओवरवेट का, एक तो ओवरवेट, ठीक है, और फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनका जो रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। तो आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू जो वो सही है एकदम। तो देखो दोनों का इनवर्स है। अब जितना वो वैल्यू, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की वो क्या होती है, 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इनवर्स करेगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, -1। तो आंसर जो आएगा वो क्या, इन सब में -0.8। तो -0.8 जो है वो सबसे क्या है, इनवर्स रिलेशन के अंदर सबसे अपेक्स वैल्यू है। आगे
इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो आपको दे रखे हैं, मान लीजिए आपको ये bxy और ये byx आपको दे रखे हैं कितना 0.8 और 0.2, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको बतानी है। तो देखो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन कैसे निकलता है, r का फॉर्मूला होता है, मतलब r का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है √bxy × byx। ठीक है, मैंने कर लिया, तो ये क्या गया √0.16 और इसको अगर अंडरूट हटाऊंगा तो आ गया 0.4, तो आंसर बनेगा क्या 0.4। अब एक बात आपको ध्यान वो करवा दूं मैं, अगर ये ऐसा होता -0.8 और -0.2, ठीक है, हालांकि -0.8 -0.2 करके अंडरूट करके जो है वो माइनस खत्म हो जाता, बट फिर भी r की जो वैल्यू है वो आपकी -40 होती, -0.40 होती। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोरिलेशन और रिग्रेशन इनके जो कोफिशिएंट निकलते हैं उनका सेम साइन होता है, उनका जो साइन होता है वो क्या होता है सेम। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता तो वैल्यू आपका सेम निकलता, माइनस में ही आता आपका। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहला बोलता है मैनेजमेंट इज ए थिंकिंग प्रोसेस फंक्शन है टॉप लेवल का। क्या हमेशा टॉप लेवल के ऊपर होता है? अरे भाई मिडिल लेवल लोअर लेवल पे नहीं होता है, तो ये गलत है। दूसरा, मैनेजमेंट डज नॉट एंश्योर यूटिलाइजेशन द अवेलेबल रिसोर्स टू अचीव द सम ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट में आप यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज का नहीं देखते हैं, ये भी गलत है। मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग मैन टैक्टफुली टू गेट द थिंग्स डन, बिल्कुल सही बात है। मैनेजमेंट का यही तो मतलब होता है जिसके अंदर हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं और उनसे काम करवाने का काम करते हैं, ये ओके है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ओनली 3। आगे फिर बोलता है एक प्रोडक्शन मैनेजर था ऑफ एन ऑटोमोबाइल कंपनी, उसको आस्क फोरमैन टू अचीव टारगेट प्रोडक्शन। उसने जो है वो फोरमैन को बोला कि आप जो है वो 200 यूनिट पर डे जो है मुझे क्या करके देंगे, प्रोडक्शन करके देंगे। बट ही डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी टू द रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल, लेकिन इसको काम करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी प्रॉपर पावर नहीं दिया। ठीक है, प्रिंसिपल ये तो इससे रिलेटेड कौन सा प्रिंसिपल है, इससे रिलेटेड प्रिंसिपल है आपका क्या, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्या बोलते हैं कि अगर आपने किसी पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है तो उसको उसका वो काम पूरा करने के लिए आपको डिजायर्ड अथॉरिटी भी उसको देनी पड़ेगी। तो आंसर जो है वो डी। आगे मैच द फॉलोइंग आ गया, लो जी, ये 4 आपको दे रखे हैं, क्लासिकल, ऑटोक्रेटिक, ट्रांजैक्शनल और एक कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको मैच करना है। सबसे पहले है क्लासिकल या लेसी स्फीयर, इसको हम काम पे लगाते हैं, क्लासिकल या लेसी स्फीयर को लगाते हैं जहां पे सबसे लेस सुपरविजन की रिक्वायरमेंट है, तो ए का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4। दूसरा, ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है, ये बेसिकली हम कहां लगाएंगे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को जो है वो लगाते हैं जहां पे एम्प्लॉय के ऊपर सख्त जो है वो कंट्रोल करना पड़े, तो ये आएगा 3rd इसका। ट्रांजैक्शनल की अगर हम बात करते हैं, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ये होती है क्या, वी डज नॉट वेल इन ऑल सिचुएशन, ये हर जगह पे जो है वो काम प्रॉपर काम नहीं करती है। और ट्रांसफॉर्मेशनल के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, इट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग विजन चाहिए आपको और इंस्पिरेशनल लीडर, तो जाके वो जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो लीडरशिप की बात करें तो ये आ गया आपका, ओके हाँ जी। तो 4 3 2 1। इसके बाद अगला आ गया, अगला जो है बोलता है मैच द फॉलोइंग, आपको ये बता रखा है, ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स है तो इनको आपको मैच करना है। सबसे पहले अब ये आ गया ना, तो पहले इनको पढ़ो, बड़े टर्म्स को पढ़ लो। बोलते हैं एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय को एनकरेज करना चाहिए, तो ये किसका पार्ट है, इनिशिएटिव। ठीक है जी। एम्प्लॉय शुड नॉट बी मूव फ्रॉम वन पोजीशन फ्रीक्वेंटली, द पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ द पोजीशन शुड बी फिक्स, तो ये किसका पार्ट है, आपके स्टेबिलिटी का, कि एम्प्लॉय जो है बारी बारी छोड़ के ना जाए। फिर मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल, मैनेजर को फेयर और इम्पार्शियल रहना चाहिए, तो देखते बता देंगे क्या, इक्विटी। और फिर वेजेस पेबल टू द एम्प्लॉइज शुड बी फेयर, जो आपने वेजेस पे पे करें एम्प्लॉय को वो क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, वो पार्ट है किसका, रेम्युनरेशन का। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा क्या, 4 3 2 1। आगे एक और मैच द फॉलोइंग का, ये स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर ये आपको बता रखे, टाइप ऑफ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, और आपको यहां पे बताना है मिक्स और बिहेवियर, इनको आपको आपस में मैच करके बताना है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को कहां लगाते हैं, स्ट्रक्चर जिसके अंदर प्रॉपर जो क्वेश्चनिंग होगी वो क्या होती है, फिक्स होती है। भाई यही क्वेश्चन हम बेसिकली क्या करते हैं, पूछते हैं, मतलब जो भी आपने क्वेश्चन पुट अप करने हैं वो सारे के सारे फिक्स होते हैं, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर को कहां लगाएंगे, यूजफुल फॉर द वैलिड रिजल्ट, स्ट्रक्चर को लगाएंगे क्या, इट इज यूजफुल फॉर द वैलिड रिजल्ट स्पेशली व्हेन डीलिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट, जब आप लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट के साथ में क्या करते हैं, डील करते हैं, तो वहां पे आप जो अप्रोच लगाते हैं वो होती है कौन सी, स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड बेसिकली जो है वो लगाएंगे कहां पे, जहां पे क्या होता है, अगर एक इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू का पर्सनल डेटा अगर जानना चाहता है तो वो वहां पे लगाएगा कौन सा, अनस्ट्रक्चर्ड। तो ये लगेगा क्या, यूजफुल व्हेन द इंटरव्यूअर ट्राई टू प्रोब पर्सनल डिटेल ऑफ द कैंडिडेट टू एनालाइज व्हाई दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब। अच्छा, मिक्स वाला जो है वो लगेगा कहां पे, मिक्स है, ये रियलिस्टिक अप्रोच है, अगर आपको जो वो इन डेप्थ भी कंपेयर करके इन डेप्थ स्टडी करनी है बोले तो इट इज अ रियलिस्टिक अप्रोच दैट यील्ड द कंपेरेबल आंसर प्लस इन डेप्थ इनसाइट। और बिहेवियर अप्रोच जो है वो क्या होती है, यूजफुल टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेंट रीजनिंग एंड द एनालिटिकल एबिलिटी अंडर द मोडेस्ट स्ट्रेस। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि स्ट्रेस के दौरान जो है एक पर्सन जो है वो कैसा बिहेवियर अपनाता है, तो उसके लिए हम करते हैं कि इसकी बिहेवियर, हमारा जो इंटरव्यूअर बिहेवियर जो हमारा अप्रोच को हम लोग जो है फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या, 3 4 1 2।
आ गया। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ द कमर्शियल बैंक, कौन सा कमर्शियल बैंक का फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है। ओवरड्राफ्ट में पैसा प्रोवाइड हो रहा है, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट में पैसा आने का लेन देन हो रहा है, आरडीजीएस नेफ्ट के अंदर पैसे का लेन देन हो रहा है, लेकिन एलसी इशू करना क्या उसके अंदर ओनली गारंटी इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक है ना। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बी। आगे मैच द फॉलोइंग, एनपीए, एसएलआर, रेपो रेट, सीआरआर आपको बता रखा है, आपको इसको जो है आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले जो है बोलता है क्या, परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट टू बी केप्ट विद द आरबीआई, आरबीआई के पास में आपको जो पैसा जमा करवाना पड़े कैश में उसको बोलते हैं सीआरआर, ये तो क्या हो गया सीआरआर। रेट एड विद द आरबीआई लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक, वो किस रेट पे जो है वो देता है, वो होता है आपका रेपो रेट, ठीक है जी। लोन एडवांस नोट पेड फॉर द पीरियड, तो ये होता है क्या, एनपीए, ठीक है जी। परसेंटेज होता है एनटीडीएल का वो पोर्शन, एनडीडीएल का वो पोर्शन जो आपको लिक्विड एसेट के तौर पे अपने पास रखना पड़ता है, डेट होता है एसएलआर, क्या बोलते हैं, एसएलआर। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 3421। आगे हाँ जी, अगला आया असर्शन रीजनिंग का। सबसे पहले बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एंट्रस्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक काम सौंपा गया है, वो क्या काम सौंपा गया, विद द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट, ये क्या करेगा, मैनेज करेगा पब्लिक डेट को, एंड इशू ऑफ द न्यू लोन एंड द ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो पब्लिक में जाकर के जो है वो क्या करेगा, कोई डिबेंचर कोई बॉन्ड्स को इशू करेगा। हाँ जी करते हैं बिल्कुल। गवर्नर और जो डेप्यूटी गवर्नर है आरबीआई का उसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ जी करती है, बिल्कुल करती है। दोनों बातें सही है, लेकिन क्या दोनों का कोई लिंक है क्या आपस में, नहीं। ऊपर तो बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम करता है, और नीचे बोले कि गवर्नर को जो है वो अपॉइंट करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दोनों बातें सही है, बट जो रीजनिंग है वो असर्शन क्या कोई पार्ट नहीं है उसका, तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी बनेगा। आगे विच इन द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन नाबार्ड, नाबार्ड जो है वो अपेक्स बैंक है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, तो बोलते हैं इनमें से कौन सा फंक्शन नाबार्ड का जो है वो पार्ट नहीं है। तो पहले बोल ही दिया नाबार्ड जो है वो किसके लिए काम करता है, रूरल एरिया के लिए, ठीक है। तो वो दिख ही रहा था इसके अंदर, तो सी टू प्रमोट द रिसर्च इन द अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के लिए काम थोड़ी करता है, ये काम करता है किसके लिए, रूरल के लिए। तो आंसर जो बनेगा इसका क्या बनेगा, सी बनेगा। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैच द फॉलोइंग, 35 क्वेश्चन में आपको मैच करना है। आपको बता रखे हैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट, ठीक है, रिलेशनशिप बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इंडिजिनस बैंकिंग और डेवलपमेंट बैंकिंग, तो आपको इसको मैच करना है। सबसे पहले बोलता है डीलिंग हुंडी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट, हुंडी के अंदर जो डील करता है वो कौन सा होता है आपका, इंडिजिनस बैंक। तो इंडिजिनस बैंक जो है वो बेसिकली डील कर रहा है किसके अंदर, हुंडी के अंदर। आगे वाइडनिंग द एनवायरमेंटल बेस एंड असिस्ट इन द रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है वो पार्ट है किसका, डेवलपमेंट बैंकिंग का। एंगेज इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट की बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग। क्रिएटिंग मेंटेनिंग एंड एनहांस द स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ अलग बढ़िया रिलेशन मेंटेन करना, तो वो पार्ट है किसका, ए का। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा इसका, 4312। आगे अब मार्केटिंग का क्वेश्चन है, बोलता ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्ट्राइव टू ऑल्टर, अडेप्ट एंड डेवलप देयर प्रोडक्ट टू कीप द पेस एंड एवर चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड डिजायर, ठीक है। मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से। हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए। ये किसका फीचर है सर, ये फीचर है किसका, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का, क्योंकि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आपका होता है कस्टमर ओरिएंटेड। क्या होता है, कस्टमर ओरिएंटेड। इससे पहले जो प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो आज सबसे पहले हम बोलते थे प्रोडक्शन, इससे पहले एक्सचेंज, एक्सचेंज हो चाहे प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सेलिंग हो, ठीक है, ये चारों के चारों जो थे ये कौन से थे, ये सेलर ओरिएंटेड थे। ये क्या थे, सेलर ओरिएंटेड। लेकिन इसके बाद आया कौन सा, जो जिसने कस्टमर के ऊपर फोकस किया, डेट इज अ मार्केटिंग। और इसका भी अपर वर्जन जो निकल गया है वो है आपका होलिस्टिक। ध्यान रखना, जो होलिस्टिक मार्केटिंग है, जो बोलता है एवरीथिंग मैटर, तो वो इसका भी अपर वर्जन आया, ठीक है ना। इसके बाद है द एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग टेक प्लेस बिटवीन, जो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो होता है किस किसके बीच में, एक्सचेंज किस में होता है, सेलर में और बायर में। तो आंसर क्या आएगा, ए। आगे डैश अकर व्हेन ए मार्केटियर इज एक्सेसिवली प्री ऑक्युपाइड विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मार्केटियर जो होता है वो क्या करता है, वो पूरा फोकस करता है ओनली किसके ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग एंड इग्नोर द कस्टमर नीड वांट एंड इंटरेस्ट, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा फोकस ओनली अपने प्रोडक्ट के ऊपर करते हो, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। तो शॉर्ट साइटेडनेस को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग मायोपिया। तो मार्केटिंग मायोपिया बेसिकली एक टर्म है जिसके अंदर एक पर्सन जो है वो अपना पूरा मतलब एक मार्केटियर जो है वो अपना कंसंट्रेट ओनली प्रोडक्ट पे करता है, वो कस्टमर को भूल ही जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। जब आपको बाहर दूर की चीजें दिखना बंद हो जाए और आपका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर है, प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। आगे बोलते ट्रेडिशनल मार्केटिंग फोकस, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसका जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का फोकस होता है ट्रांजैक्शन पे, वाइल टुडे मार्केटिंग, जबकि आज के दिन जो मार्केटिंग जो है हो रही है उसके अंदर मार्केटियर का जो फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, रिलेशनशिप एज द एंड रिजल्ट ऑफ द सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। चलो जी आगे, अब आपको मैच करना है यहाँ पे
हाँ जी, बता रखा है आपको यहाँ पे कुछ बातें, एक है कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आपको कुछ मीनिंग है, आपको आपस में जो है वो क्या करना है, रिलेट करना है। सबसे पहले अगर बात करूंगा मैं, स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रिवेशन ऑफ सम बेसिक सेटिस्फेक्शन ऑफ ए पर्सन, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं नीड। सबसे पहले तो ये होता है कि नीड को अपने को क्या सेटिस्फाई करना होता है, तो इट इज द स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब अपने को फील होती है कि कोई चीज हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। फिर द सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड द एनालिसिस ऑफ मार्केटिंग डेटा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। इसके अंदर हम क्या करते हैं? मार्केटिंग रिलेटेड डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करने का काम करते हैं। फिर आएगा जी आपका ऑल और पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी फर्म यूज इन द मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए फर्म जो है, जो बेसिकली काम करती है, वो क्या होता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये हो गया आपका फोर्थ का थर्ड, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, एक प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन प्राइस, इन सब के ऊपर फोकस करती है। और फिर है द परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर से कस्टमर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? मार्केटिंग। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा? 4 1 2 3। आगे अब यहां पे एक बात बोलिए कि लीगल एस्पेक्ट का आ गया। ए ने ऑफर किया कि मैं बी को जो है अपनी कार बेचूंगा 2 लाख रुपए में। सी वहां पे खड़ा था और सी ने बोला आई विल टेक इट इफ बी डज नॉट टेक इट, कि मैं ले लूंगा अगर बी नहीं लेगा तो, ठीक है। बी इज नॉट और बी आप जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है कार को लेने में। व्हाट विल बी द पोजीशन इफ सी सेज टू ए हियर इज द मनी। अगर अब मान लो सी ये बोलता है, लो जी, ए को बोलता है कि लो जी पैसे पकड़ो। देखो ए और बी के अंदर कॉन्टेक्ट होता है और ए ने बी को ये बोला कि 2 लाख रुपए दे दे, मेरी कार ले ले। सी साथ में खड़ा था, सी बोला, ए को बोलता है सी कि अगर बी नहीं लेगा ना मैं ले लूंगा जी 2 लाख में, ठीक है। बी ने मना कर दिया, बी बोला मैं तो नहीं लूंगा, और अब सी ने 2 लाख रुपए ए को पकड़ा दिया, बोला जी ये मेरे को दे दो आप। अब अब ए की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो अब क्या है, क्या देयर इज ए कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड सी? क्या कोई कॉन्टैक्ट हुआ ए और सी में? नहीं सर, ए और सी में कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ ना। क्या कोई ऑफर दिया गया? ऑफर दिया गया, बट एक्सेप्टेंस मिली? नहीं। दूसरा, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही बात है। ए मे और मे नॉट एक्सेप्ट द, अब ए के ऊपर है, ए चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और ए चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट ना करे। तो आंसर जो बनेगा वो क्या? डी, बोथ बी एंड सी। आगे, एग्रीमेंट इज ए वर्डेबल, एक एग्रीमेंट वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है व्हेन इट इज एनफोर्सिबल बाय द लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। जो एग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्या होता है? कोर्ट के अंदर जो है वो एनफोर्सिबल होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अनड्यू इन्फ्लुएंस है वो क्या होता है? देखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर ये सब कुछ आता है। वेयर वन पर्सन होल्ड ए रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, जब एक पर्सन जो है वो उसकी दूसरे पर्सन के ऊपर कोई अथॉरिटी होती है तो हम बोलते हैं कि एक पर्सन दूसरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। व्हेन ही स्टैंड द फिड्यूशियरी रिलेशन, अगर वो जो है वो फिड्यूशियरी कैपेसिटी के अंदर, मान लो कोर्ट ने उसको कोई पावर दे दिया उस कैपेसिटी में, तो भी वो दूसरे पर्सन को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। व्हेन ही मेक ए कॉन्टैक्ट विद द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरी और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ द एज, इलनेस, और जब वो एक कॉन्टैक्ट कर रहा है किसी ऐसे पर्सन के साथ में जिसकी मेंटल कैपेसिटी जो है टेम्परेरी या परमानेंटली क्या अफेक्टेड है, तो यहां पे भी वो पर्सन जो है जो मेंटली सही है वो दूसरे पर्सन को जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन व्हेन समथिंग इज सेड और डन इन अ डिसऑनेस्ट वे, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रॉड है। ये किसका पार्ट है? आपके फ्रॉड का पार्ट है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो आंसर जो आएगा वो क्या? डी। आगे, ए एग्री टू सेल हिज हॉर्स टू बी, ए बोला कि मैं अपना घोड़ा तुम्हें बेचूंगा, बट अननोन टू बोथ द पार्टी, ठीक है कि, और लेकिन किसी को ये नहीं पता कि घोड़ा जो है वो एग्रीमेंट के टाइम पे जो है वो क्या हो गया? डेड हो गया। तो बताइए फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो उस टाइम पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वोट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट और पार्टी जो है वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस से। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ए। आगे, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच किया जाता है, द पार्टी हु सफर सच ब्रीच, जो पार्टी इस ब्रीच को क्या करती है? सफर करती है, मतलब जिसको नुकसान हुआ तो वो क्या, उसको क्या मिलेगा? कंपनसेशन। रिसीव कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम। आगे, गिवन में जो है 2 स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है। एक असर्शन है, एक रीजनिंग आपको बताना है। यहाँ पे सबसे पहला बोलता है अमंग ऑल द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स एसेट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग कौन सा था? WDV मेथड जो है बोलता है द बेस्ट। क्या बेस्ट? अरे क्या बात करो, अलग अलग जगह पे अलग अलग है, कहीं पे WDV बढ़िया है, कहीं पे SLM बढ़िया, तो ये जो असर्शन सही नहीं है। दूसरा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है चार्जिंग डेप्रिसिएशन हैज बीन परमिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है उसको इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो परमिट किया गया फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। बिल्कुल सही बात है सर, ये एकदम सही है, क्योंकि डिमिनिशिंग मेथड के इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो है वो PGBP की डिडक्शन मिलती है, वो डिमिनिशिंग मेथड के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो ये एकदम क्या है? सही है। तो हम क्या बोले? ए जो इनकरेक्ट है, जबकि आर जो वो क्या है? करेक्ट है। आगे, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। सबसे पहला, कंपनसेशन रिसीव, जो कंपनसेशन रिसीव होता है बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर टू द टर्मिनेशन ऑफ जॉब,
जॉब के टर्मिनेट होने के बाद भी अगर कोई कंपनसेशन मिलता है उसको बोलता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। आगे पेंशन रिसीव होता है विडो ऑफ एन एम्प्लॉई, विडो को अगर कोई पेंशन मिलती है तो वो किसका पार्ट है, अदर सोर्स का। फॉरेन अलाउंसेस अगर मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, ये फुली एग्जाम्प्ट होते हैं, फॉरेन अलाउंसेस फुली एग्जाम्प्ट है। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है वो क्या होते हैं, ये एग्जाम्प्ट है अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट। चिल्ड्रन हॉस्टल 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चाइल्ड तक क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है, उसके ऊपर का अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2341। आगे अब ये क्वेश्चन दिया, गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको जो है वो कंप्यूट करना था एनुअल वैल्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनुअल वैल्यू। तो बोलता है म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा था आपका 1.5 लाख, फेयर रेंट था 1,80,000, स्टैंडर्ड रेंट था 1,60,000, एक्चुअल रेंट था कितना 20,000 रुपए पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्स पेड जो था वो था 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। अनलेस रेंट था आपका कितना 40,000। तो आपको यहाँ पे बताना था व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। तो हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल फेयर रेंटल विच इज हायर 180, कंपेयर विद स्टैंडर्ड विच इज लोअर 160 और एक्चुअल 240, तो विच इज हायर, तो ये आ गया 240। फिर म्युनिसिपल टैक्स कितना था 20% म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी 1.5 लाख का 20% जो है वो कितना हो गया 30,000। और अनलेस रेंट रूल नंबर 4 को सेटिस्फाई कर दिया तो अनलेस रेंट का भी रिडक्शन आपको मिलेगा 30। तो एनुअल वैल्यू कितना आ गया 1,70,000। आंसर क्या आएगा 170। आगे बोलता है एक इक्विपमेंट वाज, ये बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। एक इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए में आपने किसी इक्विपमेंट को क्या किया, परचेज किया और उसको आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए लगा दिया था। आफ्टर 1 ईयर, जब 1 साल पूरा हो गया ऑफ द रिसर्च, द इक्विपमेंट वाज बोट इनटू अनदर बिजनेस। तो इक्विपमेंट को जो है वो दूसरे बिजनेस में हम लेके गए ऑफ द एसएससी। फॉर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट शैल बी इंक्रीज बाय। तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी लेके जाएंगे। मान लीजिए अगर ऐसा हुआ कि मैं कोई अपना बिजनेस कर रहा हूं, ए बिजनेस के अंदर मैंने अपनी कोई एसेट को लेके आया था, ठीक है, ए बिजनेस में कोई एसेट लेके आया और वो एसेट की वैल्यू कितनी थी 10 लाख, और इस एसेट को लगाया मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। 1 साल के बाद अब मैं इसको अपने बी बिजनेस में लेके आ रहा हूं। जब बी बिजनेस में मैं इसको लेके जाऊंगा तो इसकी वैल्यू मैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा। तो कितने अमाउंट से करूंगा, सर अमाउंट आएगा नील। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी एसेट को परचेज करते हैं किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो पहले ही साल उसकी पूरी डिडक्शन मिल जाती है। जब पहले साल उसकी पूरी डिडक्शन मिल गई तो अगले साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। तो आंसर जो आएगा ना वो क्या आएगा इसका, नील। ये ध्यान रखना, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के एसेट के ऊपर पहले ही साल 100% अपने को डिडक्शन क्या हो गया, अवेल हो गई है। तो उसके बाद जब आप उसको कल को उसको बेचेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो क्या आती है, 0 आती है। आगे और आखिरी क्वेश्चन ध्यान देना, एक्स ने डोनेट किया 20,000 रुपए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को विच इज एलिजिबल डिडक्शन 80G। 80G के अंदर जो डिडक्शन होती है वो कैसे होती है, सर 80G की डिडक्शन 2 तरह की होती है। एक है आपके विदाउट लिमिट, कौन सी, विदाउट लिमिट, और एक होती है कौन सी आपकी, एक होती है जी हमारी विद लिमिट। ओके, हाँ जी, विदाउट लिमिट में 2 होती है, एक होती है 100%, एक होती है 50, और विद लिमिट में भी 2 होती है, एक होती है 100 और एक कौन सी होती है 50। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर आप देते हैं तो वो किसका पार्ट है, विद लिमिट 50% का पार्ट है। ओके, अब इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, 10% ऑफ द ATI, जो आपके एडजस्टेड टोटल इनकम उसका 10%। तो एडजस्टेड टोटल इनकम जो है आपकी वो कितनी है, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10% जो है वो कितना हो गया, 15,000। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ये लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आपने कितना डिडक्शन दिया 20, तो पहले इन दोनों को कंपेयर करो, 15 और 20, विच एवर इज लेस, लेस जो आ गया वो कितना आ गया 15। अब 15,000 का, क्योंकि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन किसका पार्ट है, विद लिमिट 50% का, तो इसकी 50% आपको डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो इसका 50% जो आ गया वो कितना आ गया 7500। एक बात याद रखना, जब कंपेयर करते हो तो इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, एक्चुअल जो है 20,000, इसका आधा कर देंगे 10, और 10 को और 15 को वो आपस में कंपेयर करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको पहले देखना है कि लिमिट कितनी है और आपने एक्चुअल कितना डिडक्शन दिया, दोनों का आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करके जो वैल्यू आपकी लोअर आएगी उसकी डिडक्शन मिलेगी, और कितने मिलेगी 50% मिलेगी। तो उसका 50% हमने कर दिया कितना 7500। तो आंसर जो आएगा वो कितना आ गया 7500। हालांकि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, हाँ जी, लो जी, ये थे अपने 50 क्वेश्चन जो कर लिया हमने डिस्कस। अब आपको करना क्या है, आपको मैच करने हैं जो आपने किए हैं, उसको आप इनके साथ में क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ओके, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके हिसाब से जो है, मतलब इस टेस्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चन आए। ईमानदारी से कीजिएगा, अपने साथ कभी भी कोई चीटिंग मत कीजिएगा, ठीक है ना। दुनिया के साथ कर लो, खुद के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। एक बार वैसे दुनिया के साथ भी नहीं करना चाहिए, बट खुद के साथ तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, हाँ जी, तो चलो ये हो गया अपना पहला टेस्ट, पेपर 1 का अपलोड कर दिया, पेपर 2 का ये हो गया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर कल जो है वो मिलेंगे 2 नए टेस्ट के साथ में। पेपर नंबर 1 का भी एक टेस्ट करेंगे, पेपर नंबर 2 का भी एक टेस्ट करेंगे, और तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ओके, हाँ जी, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज अच्छा कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, अच्छा कमेंट ही कीजिएगा। और अगर कमी लगी है क्वेश्चन, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो वो भी बताइएगा, हम कल को और थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे। ओके, हाँ जी सर। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कल जैसे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और आपकी तैयारी हो जाए और भी बढ़िया वाली। ओके, हाँ जी सर, चलो ये कीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।